नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम 100 सवाल डिस्कस करेंगे इंडियन जीएस के, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी आपके अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में या और किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वो ट्रेंड भी उसी हिसाब से बनाए जिनसे सवाल आते हैं, जिन टॉपिक से वही टॉपिक्स हम लोग कोशिश किए। सवाल सीधे सीधे श्रीजी एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ के हैं, तो उसको आप डिस्कशन वीडियो के रूप में भी ले सकते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों और उनकी नदियों के सही युग्म का आपको मिलान करना है। मतलब ये जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की और कौन सा किस नदी के किनारे बसा है। अब देखो इसमें क्या रहता है, आपको एक दो भी आप पकड़ लिए ना तो बन जाता है, और हो सकता है सवाल सीधे सीधे भी आ जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो जो हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे, और यही पहला स्थान था जिसके जहाँ पे खुदाई हुई, मतलब समझ लीजिए, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। दूसरा जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो आपको पता होगा सिंधु नदी के किनारे है। तो तीसरा फिर लोथल बच गया। लोथल किसके किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। मतलब लोथल आपको पता होगा गोदीबाड़ा है यहाँ, लोथल बंदरगाह है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और चौथा कालीबंगा है, ये घग्घर नदी के किनारे है। तो नदी ध्यान रखिएगा, खासकर मेन मेन जगहों की। फिर वो उसके बारे में है कि हड़प्पा, अब ये कभी पूछ सकता है, रावी नदी के बाएं तट पर है, लेफ्ट हैंड में है। खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। पहला स्थल है मोहनजोदड़ो, सिंधु के दाहिने तट पर है, ललकाना जिले में। 22 में रखालदास बनर्जी ने खोजा था। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है, प्रमुख बंदरगाह है, व्यापार का केंद्र है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्घर नदी, इसी को बोलते हैं प्राचीन सरस्वती नदी। और यहीं पे कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं और काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी है। दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार मिले हैं आपको मोहनजोदड़ो से, तो ये पता रहना चाहिए। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली, जैसे कालीबंगा से अभी हम देखें कि जुते हुए खेत मिले हैं, यहाँ बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि भाई अच्छा यहाँ ये है, यहाँ पे ये है। पानी के रिसाव को, मतलब इसकी फिर विशेषताएं हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? जी रखता हूँ यार। तो आप सुने होंगे बौद्ध धर्म में है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, निर्माण शामिल नहीं है। और जैन धर्म के त्रिरत्न में GDC, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म में एक चीज़ और है जो अनात्मावाद की बात करता है। बौद्ध धर्म आपका अष्टांगिक मार्ग की बात करता है। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन की बात कही गई? सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इसका जो 13वां शिलालेख है उसमें वर्णन है कि सम्राट अशोक ने देखा इतना ज़्यादा रक्तपात, तो वो फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। गुप्तकालीन पुस्तक और उनके लेखकों का आपको सही मिलान करना है। जैसे मृच्छ कटिकम किसकी रचना है? ये सीधे सीधे भी पूछ सकता है, ऐसा मिलान वाला भी पूछ सकता है। तो मृच्छ कटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है, शूद्रक का मृच्छ कटिकम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, और भारवी का किरातार्जुनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं। शूद्रक का मृच्छ कटिकम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भारवी का किरातार्जुनियम, और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। पंचतंत्र में गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो है। अब इतना तो नहीं पूछेगा। मृच्छकटी का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, जो चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा पे वर्णित है। मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति के बारे में। अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय कहाँ का शासक था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था।
जिसकी राजधानी हम्पी थी। सबसे पहले वहाँ संगम वंश आया, फिर सालू, फिर तुलु, इस टाइप का, फिर अरविडू, 4 वंश आए। आखिरी में तालीकोटा की लड़ाई होती है जिसमें सभी जो बहमनी के वंशज थे उन लोग मिलके इनको रौंद देते हैं, और इसके अवशेष अभी भी हम्पी में आपको मिलेंगे। बहुत सारे यात्री भी आते हैं इनके समय में। कृष्णदेव खुद विद्वान थे और तेलुगु में एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है आयुक्त माल्यद। अष्ट दिग्गज ये है, और शिवाजी का भी आप लिखा होगा ऑप्शन, तो शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, पेशवा, न्यायाधीश, पंडित राव, ऐसा करके 8 लोग थे। देखिए यात्री से क्योंकि सवाल आता है, तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाला यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का था। अब ये सवाल ना कैसे बनाना है ये इसलिए अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब नाम अब्दुल रज्जाक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि यार मुस्लिम होगा। अब पुर्तगाल से तो आएगा नहीं, इटली से भी नहीं आएगा, मोरक्को से भी नहीं आएगा, उत्तर नहीं आ गया। तो ऐसे दिमाग लगाना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार ये तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अब्दुल रज्जाक ईरान या फारस के शासक शाहरुख का दूत था। विजयनगर के जो देवराय द्वितीय उनके समय में ही आया था। उसके बारे में बोलता है कि विजयनगर सबसे भव्य शहर है जो ना तो आंखों से देखा ना कानों से सुना, इस टाइप की बात करता है। फिर दिल्ली सल्तनत में दीवान अमीर कोही विभाग किसने बनाया। ये ना कृषि से संबंधित विभाग था, और कृषि के लिए इसको भले आप पागल सुल्तान बोलोगे लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे काम किया। तो तुगलक दीवान अमीर कोही भी बनाया, यही राजधानी परिवर्तन भी किया, यही सांकेतिक सिक्के भी चलाए, यही कराची अभियान भी किया, अलग अलग काम किया। दोआब में कर वृद्धि किया, लेकिन दिक्कत हो जाती थी तो तकावी भी दिया। तकावी मतलब कृषि ऋण देता था ये। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, ये भी आप पढ़े होंगे। अलाउद्दीन खिलजी। इसको क्या था कि उस समय मंगोलों का आक्रमण हो रहा था इधर नॉर्थ ईस्ट से भारत में, तो उनको रोकने के लिए इनको सेना चाहिए थी। सेना के लिए, अब सेना को रखना है, स्थायी सेना रखाइए, तो उनके लिए फिर पैसा दो। पैसा उतना था नहीं, तो ये क्या बोला कि पैसा ना दे के मैं सामान ही सस्ते कर देता हूँ, सामान सस्ते रहेंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बाजार नियंत्रण पद्धति चालू किया, उसमें अलग अलग नियम बनाया, कोई जमाखोरी ना करे, इसके लिए एक विभाग बनाया, फिर एक अधीक्षक बनाया जिसका नाम था सहनाए मंडी, इस टाइप की अलग अलग चीज़ें किया। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मुख्य रूप से कहाँ लागू किया था, ये आपके सामने ऑप्शन है कि कहाँ लागू किया था, आपको बताना है। तो अंग्रेज़ों ने 3 बंदोबस्त लागू किए थे। एक का नाम था जमींदारी, इसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। एक का नाम था रैयतवारी, और एक का नाम था महलवारी। रैयत मतलब किसान होता है, तो डायरेक्ट किसान से जब वसूलते थे तो रैयतवारी कहलाता था। महाल मतलब पूरा गांव होता था, तो गांव से जब लेते थे तो महालवारी था। और जमींदार तो आपको पता है, तो जमींदारी जनरली बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाके में आई। महालवारी जनरली आपके पंजाब वाले इलाके में आई। और जो रैयतवारी है वो आपके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आई। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो लागू किए थे। 1792 में 12 महल में हुआ, उसके बाद फिर बाकी जगह किया गया। रैयतवाड़ी ऐसी व्यवस्था थी जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू थी, 50% से भी ज़्यादा। फिर विद्रोह से पूछ सकता है आपसे, 57 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया। तो इनका नाम था कुंवर सिंह। ये ना सबसे बुजुर्ग नेता थे, 80 साल से ऊपर के हो गए थे, इन्होंने नेतृत्व किया। इनका ना ऐसा बताते हैं कि हाथ में कुछ गोली वोली लग गई तो हाथ काट दिए, लेकिन लड़ते रहे, तो इतने खतरनाक व्यक्ति थे ये। वृद्धावस्था के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया। देखो ये गंगा नदी पार करते समय बाह में गोली लगने पर उसे काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, इसीलिए उनको बिहार का शेर बोलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसने की थी। ऐसे सवाल डरना नहीं है, खुश होना है। आपको ये भी नहीं पता तो ये पता है तो भी बन जाएगा, ठीक। अब इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, तो आपको पता होगा, तो अमेरिका में की थी और लाला हरदयाल ने की थी।
1913 में सैन फ्रांसिस्को शहर है अमेरिका, वहाँ हुई थी। संस्थापक अध्यक्ष इसके थे सोहन सिंह भाखना। गदर नाम का पत्र निकाले थे। करतार सिंह सराभा भी इसके सदस्य थे, जिनको फांसी हुई थी। हंसते हंसते वो फांसी में चढ़ गए थे और उन्हीं से भगत सिंह प्रेरित हुए थे। उनकी फ़ोटो रखते थे वो जेब में। 16 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? लखनऊ समझौते में दो चीज़ें हुई। पहला, कांग्रेस टूट गई थी गरम प्लस नरम में, तो इनका समझौता हुआ। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। तो लखनऊ समझौते में ये दो समझौते हुए, तो कांग्रेस के नरम और गरम दल का एकीकरण हुआ। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ये तो बचपन से पढ़ते हैं हम कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो भारत वाले बोले यार, भारत के भविष्य का फैसला तुम बिना भारतीय सदस्य के कर रहे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ? तो 29 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। और इसी में हम लोग डिसाइड किए कि अब हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंग्रेज़ों को 1 साल का समय दिए और उसके बाद फिर बाद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में होने लगा। कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? बिस्मिल, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, रोशन सिंह। तो जो भगत सिंह है वो सीधे सीधे संबंधित नहीं थे। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह ये सीधे सीधे संबंधित थे। भगत सिंह उसके बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं। भगत सिंह के बारे में पढ़ो तो आता है कि वो भी हो सकता है जा सकते थे, लेकिन फिर वो नहीं गए थे। उसके बाद उनका रोल आता है इनको छुड़ाने में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 किस योजना पर आधारित था? तो माउंटबेटन का नाम आप बहुत सुने होंगे। सबसे पहले एक मिशन आया जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। उसके बाद मिशन आया जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, इसमें 3 लोग आए। और उसके बाद फिर माउंटबेटन प्लान आया, और इसी माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का डिवीज़न किया गया। 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की उन्होंने। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? तो वायसराय का नाम था लॉर्ड लिटन। तो देखो, लिटन खराब काम किया और रिपन जो था अच्छे अच्छे काम किया। तो लिटन के समय ये पारित हुआ, रिपन इसको फिर हटा देता है। तो नाम याद रखना, एल पहले आता है फिर आर आता है। तो लिटन का काम था इस एक्ट को लाना। काला कानून भी बोलते हैं इसको। संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों का सही मिलान करना है हमको। संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। अब एक भी आप मिला लीजिए, जैसे प्रारूप तो आपको ऐसे भी याद रहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अब डी को एक से मिला लो, तो ये काट दो और ये काट दो, ऐसे करना एग्ज़ाम में, तब थोड़ा सा जल्दी उत्तर आता है। अब देखो कि यार दोनों में C का 2 C का 2, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, आप खोज भी लोगे तो। अब आपको देखना है AB का क्या होगा। संचालन समिति कौन हो सकता है? संचालन मेन काम था राजेंद्र प्रसाद का, तो A का 3 हो जाएगा और B का 4 हो जाएगा। संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल और प्रारूप हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 3 शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें 1976। इसी कारण इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। और इसी में 42वें संविधान संशोधन में एक तो आपका ये आया, दूसरा मूल कर्तव्य जोड़ा गया सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश से। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, फिर 86वां संविधान संशोधन आया और उससे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 44वां संपत्ति के अधिकार को हटाने से संबंधित है। 61वां वोटिंग एज जो 18 कर दी है उससे संबंधित है। मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 आपको पता है, अस्पृश्यता का अंत है।
23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, ये भी सही है। 24 कारखानों में बच्चों का नियोजन, ये भी सही है। 21 से ग्राम पंचायतों का गठन, 21 से शिक्षा का अधिकार है, तो ये सुमेलित नहीं है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके संबंध में आपको विचार करना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कार्यकाल 6 या 65 वर्ष तक होता है और इन्हें उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो ये तो सही है, राष्ट्रपति करते हैं 6 या 65, ये भी सही है और ये भी सही है, जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रक्रिया से। तो तीनों कथन सही है। किस अनुच्छेद में है, तो 148 में है। फिर अनुसूची मिलाना है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग अनुसूची है। जैसे जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा से रिलेटेड है, तो चौथी हो जाएगी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। अब ये आपको देखना है कि पहले भाषाएं थी, अभी 22 हैं, तो 21वें से जुड़ी, फिर 71वें से कौन कौन सी भाषा जुड़ी, फिर 92वें से कौन कौन सी भाषा जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किससे जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किससे जुड़ी, सिंधी सबसे पहले जुड़ी। तो एक बार देखिएगा। और 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, इसका संविधान संशोधन है 52वां। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, भी ध्यान से पढ़ना है कि असत्य पूछता है कभी कभी। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, ये भी सही है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, गलत है, ओके करना पड़ता है। किस अनुच्छेद में, 110 में। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारीय आयोग केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ आयोग है, ने अलग अलग सिफारिशें दी। कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, अब देखो संवैधानिक मतलब जो संविधान में है, वित्त आयोग है 280 में, संघ लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, नीति आयोग नहीं। तो नहीं कौन सा है, नीति आयोग। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन 6 माह ही बचा है नए चुनाव होने के लिए, तो फिर आप रोक सकते हो। और एक और रहता है कि जैसे मान लो एक पंचायत है 2 साल में विघटित हो गई, अब नई पंचायत का चुनाव कराए आप, तो वो ऐसा नहीं कि वो अब पूरा 5 साल रहेगी, ऐसा नहीं है। जितना समय बचा है ना उतना ही रहेगी, मतलब 3 साल वो रहेगी, फिर नया चुनाव होगा। क्योंकि फिर वो राज्य केंद्र टाइप हो जाता है ना, कि फिर अलग अलग चुनाव कराओ सबका। संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया, संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन है उससे लागू किया गया। अब आपको देखना 102 क्या है, 103 क्या है, 104 क्या है, ये आपको समझना है। मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा तो पढ़ो। जीएसटी कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो महाभियोग चलाने के लिए आप किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, अनुच्छेद 61 से के आधार पे आता है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, 1/4 सदस्य देते हैं और 2/3 बहुमत से पारित करना है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये याद कर लो, कभी फिर कंफ्यूज नहीं होगे। ये 5 अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी फिर सबको है। ठीक, कौन सा केवल भारतीय को है, ये वाला 15, 16, 19, 29, 30। 29, 30 तो लॉजिकल है यार, अल्पसंख्यकों को हम थोड़ी दे देंगे। अब कोई अमेरिका का अल्पसंख्यक आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन से, तो 106 संविधान संशोधन से। संवैधानिक उपचारों के अधिकार और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मुख्य अंतर क्या है, अनुच्छेद 32 और 226 में। तो जो 32 है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए है, लेकिन जो 226 है जो हाई कोर्ट के पास है
उसमें फंडामेंटल राइट है और बाकी राइट भी है, मतलब ये जो 226 है ये ज़्यादा व्यापक है। इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति ज़्यादा है। पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेशा एक्ट मतलब है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है उनमें ग्राम सभा को सशक्त बनाना। फुल फॉर्म ही पता है तो इसके लिए दिलीप सिंह भूरिया समिति बनी थी। दो अनुसूची हैं, पांचवी और छठवीं। छठवीं में तो 4 राज्य हैं एटीएम करके, और बाकी फिर पांचवी में छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब है। किस राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति? ये हमारे ज़माने में ये सवाल आया था, ज्ञानी जैल सिंह है। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लिए थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत और किसकी सिफारिश पे किया गया? तो अनुच्छेद का नाम है 263, सिफारिश करने वाले का नाम है सरकारिया आयोग। ठीक, उसके बाद 90 में इसका गठन हुआ। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है? इसमें नहीं लाया जा सकता। निंदा केवल लोकसभा में, अविश्वास केवल लोकसभा, स्थगन केवल लोकसभा, तो सभी लाए जा सकते हैं। सभी हैं जो लोकसभा में ही आते हैं। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं माना जाता? शक्तियों का पृथक्करण, ये माना जाएगा। न्यायिक समीक्षा, ये भी है। संसद की सर्वोच्चता क्यों होगी यार? हमारे यहाँ तो किसी की सर्वोच्चता नहीं है ना, तो ये हट जाएगा। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। तो लॉजिक से भी बना सकते हैं सवाल। सहकारी समितियों को कौन से संवैधानिक संशोधन से है? तो 97वां। तो 3 संशोधन इसीलिए पूछ लिए कि आपको कम से कम याद रहे। एक आध सवाल क्योंकि आते ही है इससे। भूगोल, हिमालय दर्रे उनके राज्यों का सही नाम आपको बताना है। अच्छा, जोड़ी मिलाना है। चलो कुछ तो याद होगा। जोजिला, लिपुलेख, नाथुला, शिपकिला। जैसे नाथुला सिक्किम में है, तब देखो सी का 2 कहाँ कहाँ है? सी का 2 ये हट गया, ये हट गया। अब शिपकिला, डी। शिपकिला है हिमाचल में, तो डी का 1। लिपुलेख है उत्तराखंड में, और जोजिला है लद्दाख में। ठीक, जोजिला लद्दाख, लिपुलेख उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम। भारत की काली मिट्टी के बारे में आपको विचार करना है। इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये कपास की खेती के लिए बिल्कुल सही है। नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, बिल्कुल गलत है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों को लंबाई के अनुसार घटते क्रम में करना है। सबसे बड़ी तो गोदावरी है, ये आपको पता है, तो ये कृष्णा वाला हटा दीजिए। दूसरे नंबर में कृष्णा है, तीसरे में यमुना है, चौथे में नर्मदा है। ठीक, कृष्णा है 1376 और नर्मदा 1312। कौन सा मिलान गलत है बोल रहा है? तो हीराकुंड महानदी, ये तो अपन जानते ही। नागार्जुन सागर गोदावरी, ये गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी में है, गोदावरी में नहीं है। भाखड़ा सतलज, सरदार सरोवर, नर्मदा। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो कई बार सवाल आया है। सबसे पुरानी है अरावली, याद रखना, और सबसे नया है हिमालय। न्यूएस्ट है हिमालय, ओल्डेस्ट है अरावली। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, पाक की खाड़ी। करेवा जो केसर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में करेवा पाया जाता है। भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी तट रेखा है? ये तो गुजरात ऐसे ऐसे है ना, तो गुजरात के पास सबसे लंबी तट रेखा है। दूसरे स्थान पे आंध्रा है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है? तो जो नदियाँ इधर बहती हैं ना, वो डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती, तो इसमें नर्मदा है।
गुजरात में मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार, भारत में मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वन आपको पता होगा पश्चिम बंगाल है। सुंदरवन तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है। दूसरा भी आपको ध्यान रहना चाहिए, दूसरे नंबर में गुजरात है, ये ध्यान रखना। और तीसरा आप पूछोगे तो अंडमान निकोबार है। अभी आपको मिलाना है कौन सा कहाँ मिलता है। बॉक्साइट मिलता है कोरापुट में, तांबा मिलता है खेतड़ी में, ये तो याद रखना तांबा वाला, ये कहीं भी याद काम आ जाएगा। खेतड़ी में मिलता है तांबा, कोयला मिलता है झरिया में, सोना मिलता है हट्टी में, केजीएफ में। केजीएफ खदाने और हट्टी खदाने। कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय है बैरन, और नारकोंडम है सुसुप्त, मतलब सो गया है, पहले फूटा था फिर सो गया है। लक्षद्वीप में नहीं है ज्वालामुखी, मूंगा चट्टानों से बना है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किस वर्ष को भारत में आधार वर्ष घोषित किया गया? तो 11/12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति ने किस आधार का प्रयोग किया? तो उन्होंने मासिक उपभोग व्यय, इसीलिए उस समय चल रहा था कि 26 रुपये 32 रुपये, कितना आपका मासिक उपभोग पैसा लगता है वो था। फिर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल है कि कौन सा किस मॉडल में है। तो आपका प्रथम का हेरड डोमर था, द्वितीय का महालनोबिस था, पांचवी का गरीबी हटाओ था, 11वीं का समावेशी विकास था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। आपको प्रधानमंत्री लग सकता है। किस अनुच्छेद से बनती है? तो 279A। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 हो जाए। जैसे मान लो एक खेत है, यहाँ 2 लोग मिलके 100 यूनिट कर रहे हैं और तीसरा आ गया तो भी 100 यूनिट है, तो ये तीसरे की उत्पादकता 0 है, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार। फिलिप्स वक्र किनके संबंध व्यक्त करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक संबंध दिखाता है, इनवर्स रिलेशन। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो पहली बार 14 बैंकों का हुआ 69 में, फिर 1980 में 6 बैंकों का हुआ, तो ये ध्यान रखना। बजट में राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा बिन आपके उधार दिखाता है, ठीक, कितनी उधार है, तो कुल कितना व्यय है माइनस कुल प्राप्तियां और उधार, ये आपका राजकोषीय घाटा है। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। जैसे मान लो सरकार 100 रुपये खर्च की और मिला कितना सरकार को? तो सरकार 20 रुपये उधार ली थी, 80 रुपये सरकार के पास था, तो प्राप्तियां तो 100 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ 80 लिखेंगे, उधार को घटा देंगे। तो इफेक्टिवली सरकार का जो उधार है वही राजकोषीय घाटा है। HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है NK सिंह। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शेयर बाजार, आपको पता है। बियर मतलब जो नीचे दबाता है, जैसे भालू नीचे दबाता है, बुल जो है ऐसे सींग से मारता है सींग नहीं है मेरी, तो वो बुल कहलाता है। RBI द्वारा रेपो रेट को बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो कोई भी रेट है, जनरली इसको प्रैक्टिकली समझो। कैसे समझो? मान लो ये बैंक है, ठीक, अब इधर RBI इसको कुछ पैसा देता है, अब RBI जो पैसा दे रहा है वो किसी रेट में दे रहा है। अब अभी 7% में दे रहा था, अब RBI 8 में देने लगा,
तो अगर ज़्यादा परसेंट में देगा तो फिर इधर जनता के पास भी, अब भाई बैंक मान लो 8% में ले रहा है तो जनता को भी लोन ज़्यादा में देगा ना। जब ज़्यादा में देगा तो बाज़ार में तरलता कम हो जाएगी। तो वही है। ऐसे ही मान लो कुछ वो भी रहते हैं इसमें, जैसे कुछ इनको रखना पड़ता है, CRR हो गया, SLR हो गया। अब अगर ये 100 रुपये दिया बैंक, RBI 100 रुपये बैंक के पास है, तो CRR में इनको कुछ 4 रुपये रखना पड़ेगा, SLR में 20 रुपये रखना पड़ेगा। अब अगर CRR बढ़ा दिए, 4 से 10 कर दिए, तो 10 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो लोन देने वाला पैसा है वो कम हो जाएगा, तो बाज़ार में तरलता कम हो जाएगी। ऐसा सोचो ना, अभी 100 रुपये है तो 24 रुपये अपने पास रख के बाकी 76 दे देता है। अब अगर इसी को बढ़ा दिए, इसको 30 कर दिए, इसको 10 कर दिए, तब इसको अपने पास 40 रखना पड़ेगा, तो बाकी 60 ही देगा। तो लोगों के पास कम पैसा गया ना, तो तरलता कम हो गई। यही अगर CRR और SLR कम कर दिया बैंक, 20 को 10 कर दिया, तो अब 76 का 86 रुपये जाएगा जनता के पास, तो तरलता बढ़ जाएगी। ये है मेन कॉन्सेप्ट। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशी ही होता है, ऊर्जा तो एक ही दिशी होगी, और 10% का नियम जो लिंडब्लॉम का है वो चलता है। निम्नलिखित पर्यावरणीय अधिनियम को उनके लागू होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अब देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो आया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता आया 2002 में। और क्या है, वायु प्रदूषण कब आया? 1981 में। तो जमा दो, सबसे पहले वन्य जीव, फिर वायु, फिर पर्यावरण, फिर जैव विविधता। जैव विविधता में 2 सम्मेलन भी है, एक है कार्टाजेना और एक है नागोया। तो अगर ये किससे संबंधित है पूछा तो जैव विविधता कर देना। प्रोटोकॉल एक मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल MO है, तो ओ से होता है ओजोन। ठीक, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन से रिलेटेड, और एक है क्योटो प्रोटोकॉल, वो किससे रिलेटेड है? वो ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता, सफ़ेद कलर से लिखेंगे, हॉटस्पॉट नहीं है? तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, अच्छा इधर वाला पूर्वी हिमालय ये भी है, इंडो बर्मा भी है, विंध्य नहीं है, हिमाचल अंडमान का सुंडा लैंड भी है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। जो भी प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं उनके लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? तो लाइकेन को माना जाता है। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए होता है? तो आर्द्र भूमि के लिए होता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर में हस्ताक्षर किए गए, 75 में लागू हुआ। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अभी अपना कोपरा जलाशय आया। कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है। नाइट्रोजन कैसे रहेगी सोचो ना भाई, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस हो जाती तो फिर तो दिक्कत हो जाती ना। सतत विकास के लिए कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य हैं सतत विकास के लिए, मतलब 17 लक्ष्य और 169 सब टारगेट है। सुपोषण की प्रक्रिया किसकी अधिकता के कारण होती है? सुपोषण मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये खेत है और यहाँ तालाब है, तो खेत में आप यूरिया डाले, वो पानी से मिलके तालाब में आ गया, पोषक तत्व यहाँ ज़्यादा हुए, तो यहाँ के जो खेत के वो हैं, क्या बोलेंगे, खेत के जो झाड़ आड़ हैं, खेत के सॉरी जो तालाब के फूल पत्ती हैं वो खूब बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगेंगे, तो इससे फिर वहाँ के जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तो पोषक तत्व के कारण सुपोषण होता है। कौन किससे रिलेटेड है? बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम और क्योटो। तो जैसे क्योटो तो आपको पता है कि भाई जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। फिर अब ये देखो, बेसल जो है वो है खतरनाक अपशिष्ट से रिलेटेड। रोटरडैम रसायन से है, मतलब पहले कंसेंट देना है, अगर आप कहीं भेज रहे हैं तो उनसे उनकी सहमति लो। स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है।
ऐसे पॉल्यूटेंट जो ख़त्म नहीं होते, इनका सनन याद रहे तो कर लेना। बेसल 89 का है, रोटरडैम पूर्व सूचित सहमति का है 98 का, स्टॉकहोम 2001 का है, क्योटो 97 का है। अम्ल वर्षा के लिए दो गैस जिम्मेदार हैं, SO2 इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और NO2 इससे नाइट्रिक अम्ल बनता है, और इन्हीं से फिर अम्ल वर्षा होती है। ये क्या होता है कि ये हवा में गए ये गैसें, फिर वो बादल में मिल जाते हैं पानी में, पानी में मिले तो एसिड बन गया, फिर नीचे आके गिरते हैं तो एसिड का असर होता है। जैसे ताजमहल टाइप की जगह उसके ऊपर गिरेगा ताजमहल, वो हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है। इसीलिए फिर ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्री थी उनको शिफ्ट कर दिया कि बेटा तुम हो तो ऊपर हवा जा रही, SO2 NO2 उससे आके पानी में ये अम्ल वर्षा हो रही, इसलिए उसको हटाओ। कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन किस क्षेत्र के भाग हैं? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के। कोर मतलब सबसे अंदर वाला, फिर बफर, फिर ट्रांजिशन। फिर है कि आपको सुमेलित करना है कौन सा विटामिन, क्या उसका नाम है। तो विटामिन B1 जो है वो थायमिन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग, मतलब B1 को थायमिन भी बोलते हैं, B12 को साइनो कोबालमिन बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से क्या रिकेट्स बोलते हैं ना, हड्डी के लिए होता है, और B12 की कमी से एनीमिया होता है, और B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो रोग ध्यान रखना, बेटी हो गया बेरी बेरी रोग। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? नाम भी अच्छा है ना, पीयूष ग्रंथि, ये तो बचपन में पढ़ते भी थे अपन। पीयूष ग्रंथि इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एक्सप्लेन इट, फिर उसको एक्सप्लेन करते थे कि बाकी सबको भी ये कंट्रोल करती है। फिर कौन किस धातु से बना है ये आपको बताना है। सॉरी। पीतल जो है तांबा और जस्ता से बना है, कांसा जो है तांबा और टिन से बना है, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल से बना है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है ना, और सोल्डर जो है सहीसा और टिन से बना है। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के काम आता है? उसका नाम है इथिलीन, जो फलों को पकाता है। रासायनिक सूत्रों का गलत युग्म आपको चुनना है। खाने का सोडा NaCO3, वाशिंग ठीक है, NaCl बुझा हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? तो अवतल लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। किसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस सेल बोलते हैं? ये भी बचपन में रटते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ATP में ऊर्जा वो रखता है। आइसोटॉप किसको बोलते हैं? आइसोटॉप वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग होते हैं, तो उसी को आइसोटॉप बोलते हैं। फिर ये देखना है आपको, चींटी का डंक मिथेनॉइक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक होता है, नींबू में साइट्रिक होता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो नेविगेटर्स होते हैं ना, नाव संचालक की सामने कुछ पहाड़ अहाड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, नाव टकराए मत, उसके लिए होता है। कौन सा एक वायरस जनित रोग नहीं है? तो बाकी तो HIV वायरस है, आपको पता है, डेंगू भी है, कोविड भी वायरस है, TB वायरस नहीं है। TB बैक्टीरिया वाला रोग है। षड दर्शन को उनके प्रवर्तकों के अनुसार मिलाना है। सांख्य के हैं कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा वेदों कर्मकांड इस पे जोर देता है, न्याय तर्क पे जोर देता है, योग अष्टांग योग पे देता है। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। जो उत्तर भारत है वहाँ नागर है, दक्षिण भारत में द्रविड़ है, और दोनों का मिक्स जो है वो बेसर है। होयसल मंदिर जैसे बेसर के हैं।
गलत युग्म भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, कथकली केरल सही है, कुचिपुड़ी कर्नाटक गलत है, सत्रिय असम सही। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्रा का है। कर्नाटक में यक्षगान मेन होता है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो अजंता जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है मुख्यतः। जो एलोरा है वो तीनों धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, मुस्लिम नहीं होगा, बौद्ध और कौन सा और धर्म होगा, जैन, तीनों से रिलेटेड है। वैसे याद किया था, एलोरा बुक डिपो है ना, वहाँ सब नहीं आता, पीएससी व्यापम सब धर्म के लोग आते हैं, तो एलोरा सब धर्म से, अजंता बौद्ध से। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? तो बता ही दोगे, बौद्ध धर्म के। सुत्त पिटक जिसमें उपदेश है, विनय पिटक जिसमें अनुशासन है, और अभिधम्म पिटक जिसमें दर्शन है। किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो हैं, जिन्हें भारत का, सूफी कवि हैं, संगीतकार हैं, विद्वान हैं, तोता हिंद कहा जाता है। ये ना अलाउद्दीन खिलजी सहित 7 सुल्तानों के दरबार में रहे। कव्वाली, सितार, इसका जनक माना जाता है इनको। पहली अहली सब है इनकी। स्यादवाद अनेकांतवाद किसका है? तो ये जैन दर्शन का है। स्यादवाद मतलब हर के कई पहलू होते हैं, वही हाथी वाला उदाहरण की पूंछ देख के कोई कुछ बोल रहा है, कुछ देख के कोई कुछ बोल रहा है। राष्ट्रीय प्रतीक में जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये सारनाथ के अशोक स्तंभ में भी अंकित है। जो कंठोपनिषद है वो यम और नाचिकेता के संवाद के बारे में। कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? कुंभ शामिल है, योग शामिल है, नवरोज शामिल है, बिहू नृत्य शामिल नहीं है। ये आपको सुमेलित करना है। हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। तो जो चौरसिया जी हैं वो बांसुरी के हैं, जाकिर हुसैन तबला के हैं, बिस्मिल्लाह खां सहनाई के, अमजद अली सरोद के। पेरिस ओलंपिक 24 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, सही है। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का इतिहास रचा, ये भी सही है। मैती और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर में संघर्ष हुआ। फिर है कि कौन सा ओलंपिक कहाँ कहाँ होगा? तो ग्रीष्मकालीन लॉस एंजलिस में होगा, फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में, एशियाई खेल जापान में, और राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगल किस साम्राज्य के सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है? सेंगल को ना संसद भवन में स्थापित किया गया, तो ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड है। जब माउंटबेटन जा रहे थे तो इन्होंने पंडित नेहरू को सौंपा था, मतलब ये एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो इसको पीएम मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर स्थापित किया है। तो ये 100 सवाल थे। वैसे एक दिन डाल दिया था 50, आप लोग को अच्छा लगा, और सवाल डालो और बोल रहे थे, तो मैं बोला चलो 100 डालते हैं। ये भी अच्छा लगेगा तो फिर 150 डालेंगे, या 100 ही डाल देंगे, देखेंगे। कमेंट करते हो ना तो फिर तुरंत उत्साह आ जाता है थोड़ा सा। तो जो अच्छा लगता है कमेंट करा करिए, और बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।